हेलो बच्चों, मैं शुभम हमारा स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपिटिक्स वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें चैप्टर आपका है 2, जिसमें कि पार्ट ये ई वाला है, जिसमें हम थायराइड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। थायराइड डिसऑर्डर में हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ लिया था, अब दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोगों ने जाना कि वो कैसे होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसके कॉजेज, उसकी पैथोजेनेसिस, उसकी इटियोलॉजी, और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो उसके बाद हम उसी पैटर्न में हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले तो उसका डिफिनीशन देखेंगे कि होता क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके बाद हम इटियोलॉजी देखेंगे, उसके कॉजेज क्या है, कैसे ये होता है, उसके बाद पैथोजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद टॉपिक रहेगा लास्ट आपका इसका मैनेजमेंट, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला टॉपिक पे। पहला है डिफिनीशन हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म और overactive thyroid is a condition in which the thyroid gland produce and release more hormone than required by the body। मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि ओवर एक्टिव थायराइड, जो थायराइड आपकी ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर आपकी होती है? गले में, नेक में जो प्रेजेंट होती है वो हाइपरथायरॉयड ग्लैंड। ये जो मैं कर रहा हूँ वो हाइपरथायरॉयड ग्लैंड है। ये एक तितली के आकृति की में बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसका ओवर एक्टिव मतलब कि एक एक्टिव तो रहती है कोई चीज, किसी का एक्टिव रहना, लेकिन एक होता है ओवर एक्टिव हो जाना, तो वो भी एक डिसऑर्डर या डिजीज कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म और ओवर एक्टिव थायराइड इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स को, बॉडी में जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि हमारे बॉडी को चाहिए 1 लीटर में चाहिए, जैसे 1 लीटर में नहीं, हमें कम ही मात्रा में चाहिए होता है हार्मोन, लेकिन मैं जिस एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 लीटर में चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी जो है थायराइड ग्लैंड को हमारे पास 2 या 3 लीटर प्रोड्यूस कर दे रही है थायराइड ग्लैंड। तो उसका हम जब मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे, उस जो 2-3 लीटर रहेगा उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी में वो क्या एक विकार उत्पन्न कर देगा या डिसऑर्डर उत्पन्न कर देगा। तो यही हाइपरथायरॉयडिज्म में बताया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन, वो एक बॉडी को जितनी मात्रा में चाहिए होता है उससे ज्यादा मात्रा में प्रदान कर देती है, प्रोवाइड करती है, तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ट्राईआइडोथायरोनिन और इसको T3 बोलते हैं, और थायरोक्सिन T4 जिसे बोलते हैं, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। अब हमने बताया तो कौन से हार्मोन, पहले तो मैंने बता दिया कि इसमें हार्मोन्स ओवर एक्टिव मतलब कि ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अब ये भी तो जान लेते हैं कौन कौन से वो हार्मोन्स रहते हैं जिनकी ज्यादा प्रेजेंस होने से, ज्यादा मात्रा में या ज्यादा कंसंट्रेशन, या कह ले कि ज्यादा मात्रा में होने से या क्वांटिटी में कह ले ज्यादा होने से ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो उन हार्मोन्स के आपके नाम है आपका ट्राईआइडोथायरोनिन जिसे T3 बोलते हैं, T3, और दूसरा आपका है T4 जिसे ट्राईआइडोथायनिन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं आपको थायरोक्सिन। तो T4 है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, ये 2 हार्मोन है जिनके जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये भी एक अगर क्वेश्चन पूछता है कि नेम द हार्मोन्स व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, तो T3 या T4 जो है ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि ओवर एक्टिव थायराइड। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्मोन्स की मात्रा बॉडी के जो सफिशिएंट मात्रा में रहती है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तब हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन अकर होती है। ठीक है, तो इसमें जो 2 हार्मोन होते हैं T3 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 मतलब कि थायरोक्सिन, ऐसे ही हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कि कारण। अब इटियोलॉजी को देखते हैं। इटियोलॉजी में हम ग्रेव डिजीज एक वर्ड है, दूसरा है आपका थायराइड नोड्यूल। ग्रेव डिजीज आपके लिए एक नया टर्म है, तो पूछ भी सकता है व्हाट इज ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होता है? ग्रेव डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल्स रहती हैं, जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स रहती हैं, जैसे कि वो क्या इम्यून सिस्टम क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, थ्रो अगेंस्ट उसके एंटीजन के थ्रो अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमको प्रोड्यूस कराता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अपनी ही सेल को नष्ट करने लगती हैं या थायराइड की सेल को नष्ट करने लगती हैं, तो तब एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे ग्रेव डिजीज बोलते हैं। मतलब कि मैं समझा रहा हूं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम तो आप लोगों ने समझा कि इम्यून सिस्टम मतलब कि वही जो हमारी बॉडी को शक्ति प्रोवाइड करता है या कह ले कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी डिजीज होने से। ठीक है,
तो इसमें ऐसा ही कंडीशन आ जाती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो जो आपकी थायराइड ग्लैंड रहेगी, ये जो थायराइड ग्लैंड है डिस्ट्रॉय करने लगेगी या फिर कह ले कि डैमेज करने लगेगी। तो वो एक कंडीशन है जिसे ग्रेव डिजीज कहते हैं। तो ग्रेव डिजीज के कारण ही ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, किस कारण से होती है। थायराइड नोड्यूल्स, दीज आर लंप ऑफ बम्प और सेल ग्रोथ इन अ थायराइड ग्लैंड। ये जो होते हैं ये थायराइड ग्लैंड में गांठ या कोशिका वृद्धि के कारण बनते हैं। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट मोर हार्मोन देन बॉडी रिक्वायर। इसकी जो एबिलिटी रहती है, इसमें जो होती है गांठ बनती है या कह ले कि थायराइड ग्लैंड का एक ज्यादा ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से जो ये हार्मोन्स जो रहते हैं बॉडी को चाहिए एक नॉर्मल या इनफ जितना मात्रा में चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में ये हार्मोन्स बनाने लगते हैं। तब क्या होता है, थायराइड नोड्यूल्स आर मेलिगेंट ओनली इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केस। मतलब कि जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं बहुत ही कम केसेस में देखे गए हैं कि मेलिगेंट होते हैं, मतलब कि कैंसर्स होते हैं। ये कैंसर्स नोड्यूल्स जो होते हैं ये बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि कैंसर्स होते हैं, मतलब कि न्यूप्लास्टिक वाले एजेंट वाले ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये भी एक पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका थायरोइडिटिस। ये एटियोलॉजी का तीसरा पॉइंट है कि इस कारण से भी वो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। तो इट इज एन इंफेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का ये एक इंफेक्शन है दैट कैन बी पेनफुल और नॉन पेनफुल, जो कि मतलब कि दर्दनाक या कह ले कि कम दर्दनाक रहती है या कह ले कि ना ही दर्दनाक दर्द नहीं रहता है। ठीक है, इट माइट हैपन विद हिम अ ईयर गिविंग बर्थ। ये जो होता है ये जो थायरोइडिटिस होता है ये बच्चे के जन्म के 1 साल बाद या कह ले कि जो प्रसवोत्तर थायरोइडिटिस इसे बोलते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी बोलते हैं पोस्टपार्टम थायरोइडिटिस, मतलब कि जो प्रसव होने के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें ये केसेस देखा गया, थायरोइडिटिस का केस देखा गया है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक्सेस आयोडीन कंजप्शन। मतलब कि ज्यादा आयोडीन लेने से ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। मतलब कि जैसे कि आप भोजन में क्या लेते हैं, नमक लेते हैं ना, तो उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है कि ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खाने में ले रहे हैं आप, अगर सेवन ज्यादा कर रहे हैं तब भी ये आपको हाइपरथायरॉयडिज्म काज हो सकती है। ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल है हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ईट्स इंडिविजुअल आयोडीन इन एक्सेस, मतलब कि जिस व्यक्ति को पहले से ही हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी है, मतलब कि जिसके पहले से ही हाइपर मतलब कि ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो रहा है T3 T4 हार्मोन का, उसके बाद भी वो एक्सेस मात्रा में आयोडीन इंटेक कर रहा है भोजन के थ्रू या किसी आप फल फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें भी वो साल्ट का यूज कर रहा है, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो साल्ट ले रहा है या आयोडीन ले रहा है, तो क्या होगा, उसके और ज्यादा वो थायराइड जो हार्मोन्स रहेंगे वो और ज्यादा जनरेट होंगे, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म का जो है और ज्यादा ये कॉजेज होगी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं, इस तरह हम लोगों ने जाना कि एक एटियोलॉजी क्या है, इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस हाइपरथायरॉयडिज्म की, वो कैसे देखेंगे, एक फ्लो चार्ट है उसके जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। हम लोगों ने इटियोलॉजी पढ़ ली हाइपरथायरॉयडिज्म की, इसके बाद हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कि वो कैसे डेवलप हो रही है वो बीमारी। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म को पढ़ रहे हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता था कि हार्मोन जो होते हैं उनकी एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस नॉर्मल रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से खो दिया है। मतलब कि जो मात्रा में एक नॉर्मल मात्रा में निकल रहे थे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन T3 T4, वो जो है अपनी मात्रा से अधिक निकलने लगे हैं, अपनी क्वांटिटी जो रहती है नॉर्मल उससे अधिक निकलने लगे हैं, वो चीज खो दिया है। ठीक है, फिर क्या है, द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन द बॉडी स्टिमुलेटरी हाइपर मेटाबॉलिज्म रिजल्ट। जब थायराइड हार्मोन जो होते हैं एक्सेस मात्रा में निकलने लगेंगे तब जो होते हैं बॉडी को स्टिमुलेट क्या करेगी, हाइपर मेटाबॉलिज्म या हाइपर डाइजेशन। जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो जब ज्यादा मात्रा में निकलेंगे तो बॉडी को स्टिमुलेट क्या करेगी, हाइपर की फास्ट मेटाबॉलिज्म हो या हाइपर मेटाबॉलिज्म हो, तब क्या होगा, इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होंगी वो भी बढ़ जाएंगी इसी की वजह से। अल्टरेशन सिक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड गोनाडल हार्मोन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और गोनाडल हार्मोन का जो सिक्रीशन रहेगा या मेटाबॉलिज्म रहेगा वो अल्टर होने लगेगा, मतलब कि बदलने लगेगा। मतलब कि जैसे कि जब हार्मोन
हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो उनकी वजह से दूसरा क्या आया था कि स्टिमुलेट होगा, हाइपर मेटाबॉलिज्म के लिए स्टिमुलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी रहेंगी वो बढ़ जाएंगी। जब वो बढ़ जाएंगी उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो आपके हार्मोन्स रहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के रहेंगे या रहेंगे हाइपोथैलेमिक के रहेंगे या फिर कोई गोनेडल हार्मोन्स रहेंगे, उनका जो सिक्रीशन या मेटाबॉलिज्म वो भी अल्टर होने लगेगा, मतलब कि चेंज होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट कार्डियक सिस्टम एंड इंक्रीज द एडर्जिक रिसेप्टर। मतलब कि जब एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन उपस्थित हो जाएंगे तब क्या स्टिमुलेट करेगा, कार्डियक सिस्टम एंड इंक्रीज एडर्जिक रिसेप्टर। एडर्जिक रिसेप्टर और कार्डियक जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो डिजीज रहती हैं उनके लिए ये उनको स्टिमुलेट करेगा। और तो एडर्जिक रिसेप्टर एडीआर मतलब फ्लाइट एंड फाइट वाले जो रहेगा सीन, वहां पर भी ये बढ़ जाएंगे, उसी को स्टिमुलेट कर देंगे। तब क्या होगा, टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, टैचिकार्डिया, जब मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज पढ़ा रहा था। टैचिकार्डिया मतलब कि इंक्रीज हार्ट रेट जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। और तो और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट जो रहेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम भी जो है उसका आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये रिजल्ट रहेंगे जब हाइपरथायरॉयडिज्म की मैं पैथोजेनेसिस बता रहा हूं ना, तो ये स्टेप आएंगे, उसके बाद ही आपके काज होगा। इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव नाइट्रोजनस बैलेंस। जो नाइट्रोजनस बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी में, एक बैलेंस रहता है हर चीज का, चाहे नाइट्रोजन ले ले या फिर और भी न्यूट्रिएंट्स ले ले, उनका जो बैलेंस रहता है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लिपिड डिप्लेशन, लिपिड की जो मात्रा रहेगी वो कम हो जाएगी और वो घटने लगेगी। उसके बाद एंड द रिजल्ट स्टेट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। तो रिजल्ट क्या रहेगा, जब ये सब काज हो जाएंगे तब न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि कमी हो जाएगी, तब आपको हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म रिजल्ट, तब ये काज होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। इस तरह मैं एक लाइन में से आपको समझा दे रहा हूं कि क्या होता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ऐसा है, मैंने बताया ना कि थायराइड के ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। जब वो काम करना अपना बंद कर देगी तब क्या होगा, हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जब बढ़ जाएगी तब क्या होगा, हाइपर मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगी। जब हाइपर मेटाबॉलिज्म को सिक्रीट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, तब क्या होगा, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी रहेंगी वो बढ़ जाएंगी। जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएंगी उसकी वजह से जो हमारे जो ग्लैंड्स रहती हैं, या पिट्यूटरी ले लें या गोनैड ले लें या फिर और भी कोई ग्लैंड्स ले लें, उनके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो उनमें सिक्रीशन या मेटाबॉलिज्म में अल्टर हो जाएगा, मतलब कि चेंज होते रहेंगे कि कभी मेटाबॉलिज्म सही कर रहे हैं, कभी नहीं सही कर रहे हैं। ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन रहेंगे उनकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तब क्या होगा, स्टिमुलेट होगा कार्डियक सिस्टम। कार्डियक मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी रहेंगी उनको स्टिमुलेट करेगा। और तो और इंक्रीज एडर्जिक रिसेप्टर को भी ये इंक्रीज कर देगा। फिर क्या होगा, जब कार्डियक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तब आपकी हार्ट रेट मतलब कि बढ़ जाएगी। हार्ट रेट जैसे कि आपकी 72 है हार्ट रेट 1 मिनट में, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कह लें, ये सभी आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, जब नाइट्रोजनस जो बैलेंस रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और तो और उसके बाद लिपिड का डिप्लेशन होने लगेगा। और तो और इसके बाद क्या काज होगा आपके अंदर, और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। मेन काज ये रहेगा। उसके बाद क्या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज काज हो जाएगी। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। तो हम लोगों ने पैथोजेनेसिस इसकी पढ़ ली है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की, जिसमें बहुत ही आसान रहेगा आपको एग्जाम में कि कैसे, अगर एक बार फ्लो चार्ट आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। जब आपको ये डिजीज काज होती है तो कौन कौन से सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। तो आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वेट लॉस, मतलब कि जो वजन हो जाएगा वो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट, भूख में वृद्धि, भूख बार बार लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी। विजन चेंज, मतलब कि जो देखने में हो वो परेशानी रहेगी कि जो है क्लियरिटी नहीं आएगी, देखने में जो दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल चेंज, मतलब कि जो मासिक धर्म में है वो परिवर्तन आ जाएंगे, मेंस्ट्रुअल चेंज आ जाएंगे। इसके बाद स्लीप इशू आ जाएंगे, मतलब कि जो सोने में की नींद पूरी नहीं हो पा रही है या नींद आ नहीं रही है, ये चीजें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद मसल्स वीकनेस, मसल्स में वीकनेस रहेगी, ठीक है। इसके बाद है फास्ट पल्स हो जाएगी, पल्स जो होती है, पल्स रेट जो होती है वो आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं, फास्ट पल्स पल्प को, ठीक है। इसके बाद रेस्टलेस एंड वरी, मतलब कि थकावट या बेचैनी या फिर चिंता बनी रहेगी, ठीक है। जब आपके ये सारे सिम्टम आएंगे तो एक बेचैनी भी बनी रहेगी कि क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद डायरिया एंड रिकरेंट बावल मोशन, डायरिया जैसे डायरिया के सिम्टम दिखेंगे और तो और बावल मोशन के भी सिम्टम दिखेंगे। इसके बाद
थिन वार्म एंड मोइस्ट स्किन, जो स्किन रहेगी वो आपकी गर्म रहेगी या फिर पतली दिखेगी, और तो और वो भीगी भी दिखेगी, मतलब कि मॉइस्चर टाइप में रहेगा स्किन पे, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं हीट इंटॉलरेंस एंड प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, मतलब कि ऊष्मा के प्रति असहनशीलता रहेगी, मतलब कि अगर हीट के पास जाएंगे या अगर गर्म चीज के पास जाएंगे तो आपके उसके असहनशीलता जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि बहुत जल्दी सेंसिटिव आप हो जाएंगे, जैसे कि हीट हो गया, ठीक है, या फिर और भी चीजें ले लें, ठीक है। इसके बाद है नेक स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ड्यू टू स्वॉलन थायराइड ग्लैंड, मतलब कि जो नेक रहेगी, आपका गर्दन एरिया रहेगा जहां पर थायराइड ग्लैंड रहती है, वो एरिया जो होता है स्वेल कर जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेयर थिनिंग एंड ब्रिटल हेयर टेक्सचर, मतलब कि बाल जो होते हैं वो पतले हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आई ब्लगिंग हो जाएंगे, मतलब कि आंख में उभार आ जाएगी, जब यहाँ पर स्वेलिंग आएगी इसके धीरे धीरे क्या हो गया, आंख में भी जो है इन्फ्लामेशन या उभार आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम है जो कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म काज होगा तब आपको दिखेंगे उस पेशेंट में। इसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट हम उस बीमारी का, तो हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक जाना हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है, उसका डिफिनीशन जाना है, उसके बाद हम लोगों ने उसका एटियोलॉजी जाना है, उसके बाद पैथोजेनेसिस, मतलब कि इटियोपैथोजेनेसिस हम लोगों ने उसका देख लिया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या सिम्टम रहे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मतलब कि हम ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उस बीमारी को मैनेज करेंगे कि वो कैसे ट्रीट हो सके, ये चीज देखेंगे। तो इसमें भी हम दो प्रकार से देखेंगे, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि उसमें हम जो है उस डिजीज का उपचार तो करते हैं लेकिन बिना किसी दवाओं के, मतलब कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लें या कह लें कि कुछ ऐसे फैक्टर रहेंगे जिनको अपने जीवन शैली में या फिर कह लें कि लाइफ स्टाइल में अपनाने से उस बीमारी को आप ट्रीट कर पाएंगे। तो ठीक है, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का। There are no recognized vitamin or plants for hyperthyroidism treatment. हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट के लिए कोई भी विटामिन या प्लांट्स नहीं रिकॉग्नाइज किए गए हैं। However, the following lifestyle adjustment may aid the management of symptom. कह रहा है कि जहां की जो कुछ लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं वो ऐड करके अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो ऐड करके आप उस बीमारी के सिम्टम्स को ट्रीट कर पाएंगे। तो पहला आता है पॉइंट डाइट मतलब कि आहार, भोजन जो लेते हैं उसकी बात कर रहा है। इट इज क्रिटिकल टू हैव इनफ कैल्शियम स्पेशली इफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड हैव बीन इंजर्ड और एलिमिनेटेड। कह रहा है कि आहार की अगर बात करते हैं, जब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक होती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई इंजर्ड हो या फिर एलिमिनेट हो गई हो, उस कंडीशन में आपको क्रिटिकल टू हैव इनफ कैल्शियम, मतलब कि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम इंटेक करना होगा, थ्रू भोजन के थ्रू या फिर कोई अन्य आहार ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उनके थ्रू आपको कैल्शियम जो है ज्यादा लेना होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताया, द डेली नीड फॉर एन एडल्ट इज एट लीस्ट 1000 mg ऑफ कैल्शियम। डेली जो नीड है एडल्ट की 1000 mg कैल्शियम चाहिए, तो चाहिए ही होता है कि ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की हमारे बॉडी के लिए। ये एक नॉर्मल न्यूट्रिशन रेट वैल्यू है कि 1000 mg जो है कैल्शियम चाहिए होता है एक दिन के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी कैन आल्सो प्रोटेक्ट बोन्स फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो कैल्शियम लेवल। जो विटामिन डी है वो और तो और वो क्या प्रोटेक्ट करती है, जो बोन्स को प्रोटेक्ट करती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो कैल्शियम लेवल, मतलब कि जो बोन्स में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है उसको उससे प्रोटेक्ट करती है एक जो विटामिन डी, ठीक है। इसके बाद है वेरी हाई आयोडीन इन द डाइट माइट इंटेंसिफाई हाइपरथायरॉयड सिम्टम। आहार में बहुत अधिक आयोडीन हाइपरथायरॉयड के लक्षणों को तेज कर सकता है, मतलब कि जब भोजन में हम ज्यादा मात्रा में आयोडीन ले रहे हैं तो जो हाइपरथायरॉयड हैं उनके सिम्टम्स को और भी तेज बढ़ा सकता है, ठीक है। बिकॉज थायरॉयड ग्लैंड यूजेस आयोडीन टू मैन्युफैक्चर थायरॉक्सिन हार्मोन। अभी क्योंकि थायरॉयड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन के हार्मोन के निर्माण के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि डाइट की अगर बात करते हैं तो डाइट में हम ऐसे भोज्य पदार्थ लेते हैं या ऐसे खाने
फूड्स लेते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि जब जैसे आपकी थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड है उसमें कोई दिक्कत या डेंजर्ड कंडीशन में आई हुई है, तब हम ये आहार ले सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 1000 mg जो है कैल्शियम एक एडल्ट के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रहता है। इसके बाद उन्होंने बताया वेरी हाई आयोडीन, अगर हम ज्यादा आयोडीन ले रहे हैं भोजन में तो जो है हाइपरथायराइड के सिम्टम्स को और भी तेज बढ़ा सकता है। यही चीज यहाँ पर बताया है। फिर आगे फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया है एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। एक्सरसाइज की बात करते हैं। फॉर पीपल विद हाइपरथायराइडिज्म द बिलो मेंशन हेल्थ बेनिफिट एंड एक्सट्रीमली क्रूशियल। जो पीपल रहते हैं जो हाइपरथायराइड से वो रहते हैं, शिकार हुए रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट हैं जो एक्सरसाइज करने से मिलेंगे, वो नीचे दिए हुए हैं। देखो कौन कौन से हैं। इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें कार्डियोवास्कुलर वाली जो डिजीज रहती हैं वो नहीं होंगी। आपके कार्डियोवास्कुलर मतलब कि सीवीएस जो सिस्टम है वो पूरा हेल्दी रहेगा। ठीक है। वेट कंट्रोल की बात करते हैं। जो वेट बढ़ा हुआ रहता है वो भी उसको कंट्रोल रहेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तीसरा है एपेटाइट रेगुलेशन, मतलब कि भूख नियमित समय से लगेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर इंक्रीज बोन डेंसिटी, बोन की जो डेंसिटी रहती है वो भी बढ़ जाएगी। फिर है इम्प्रूव मूड जो है वो बेहतर रहेगा पहले की अपेक्षा में, अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक। जस्ट लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज स्ट्रेस रिडक्शन में बी बेनिफिशियल टू द हेल्थ। जस्ट लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, जैसे कि ऊपर के पॉइंट में मैंने बताया कि एक्सरसाइज या डाइट को लेकर आप जो है उस जो हाइपरथायराइडिज्म हुआ है या और भी कोई अन्य डिसऑर्डर डिजीज हुए हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं या उनसे आप बच सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया कि जस्ट लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज स्ट्रेस रिडक्शन में भी बेनिफिशियल टू द हेल्थ। जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज से हेल्थ जो है बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, उसी तरह स्ट्रेस जो है रिड्यूस करने से या स्ट्रेस ना लेने से आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। वही चीज यहाँ पर बताया है। जैसे कि ग्रेव डिजीज पेशेंट आर मोर सस्केप्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इशू। जो ग्रेव डिजीज है, ग्रेव डिजीज को मैंने बताया था, ग्रेव डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि इसमें जो कुछ ऐसी सेल्स रहती हैं जो कि अपनी ही हेल्दी सेल्स पर आक्रमण करने लगती हैं या अटैक करने लगती हैं या डैमेज करने लगती हैं अपनी सेल को, तो वो ग्रेव डिजीज कहलाती है। तो उसमें बताया ग्रेव डिजीज patient are more susceptible to stress related health issue, making relaxing even more crucial. Meditation, yoga, tai chi, a calm walk outside and few minutes of deep breathing are effective stress reliever। मतलब कि इन्होंने बताया है कि ध्यान, योग, मेडिटेशन या ताई ची एक ऐसा योग है या व्यायाम है, या बाहर की शांत सैर, मतलब कि बाहर आउटसाइड घूमना या कुछ मिनट तक गहरी सांस लेना, या से तनाव में राहत मिलती है। कुछ ऐसी चीज पॉइंट बताए गए कि स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बाहर घूमने या फिर कह लें कि कुछ योग है या मेडिटेशन करना या एक लंबी सांस लेना, ठीक है, तो ये चीज, इन चीजों से तनाव को आप रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस जो है रिलीज हो सकता है। ठीक, यही चीज यहाँ बताया गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है क्वाइट स्मोकिंग, मतलब कि धूम्रपान छोड़ें। क्वाइट ऑफ स्मोकिंग माइट हेल्प विद हाइपरथायराइडिज्म कंप्लेंट्स एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पार्टिकुलरली फॉर ग्रेव इलनेस। मतलब कि जो स्मोकिंग जो है, कोई भी ऐसी डिजीज रहती है, चाहे वो सीवीएस की हो या एंडोक्राइन की हो, चाहे कोई भी सिस्टम की डिजीज रहती है या फिर कोई भी ग्लैंड्स की डिजीज रहती है, उनमें पहला तो एक तो डॉक्टर लोग यही करते हैं कि आप धूम्रपान छोड़िए। धूम्रपान करना सेहत के लिए सही नहीं है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन डिजीज जब आपको कोई हुई रहती है तो धूम्रपान जो रहता है और उसको इंड्यूस करता है। तो वही चीज बताया कि स्मोकिंग को है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि छोड़िए, अवॉइड करिए, कि आप ये इसी तरह सीख पाएंगे कि कैसे स्मोकिंग को छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। मैंने अभी तक बताया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से कैसे हम ट्रीट कर पाएंगे हाइपरथायराइडिज्म को। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, औषधीय प्रबंधन जिसे बोलते हैं, मतलब कि दवाओं के जरिए कैसे हम ट्रीट कर पाएंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। हार्मोन इनहिबिटिंग मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है जो कि इसमें हम पढ़ेंगे जो कि ट्रीट कर पाएंगे हाइपरथायराइडिज्म डिजीज को। जैसे कि हार्मोन इनहिबिटिंग मेडिकेशन में आती है आपकी थियोएमाइड, जैसे कि मेथिमाजोल एंड प्रोपिल थियोयूरेसिल शुड बी एडमिनिस्टर्ड। कुछ दवाएं हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर बात करें तो उसमें हमें दवाएं ही पढ़नी रहेंगी और तो उसके यूजेस पढ़ने रहेंगे। तो ये जो है दवाएं आप दो एक बार अगर नाम लेंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए थियोएमाइड है जिसमें कि मेथिजोमाइड है और प्रोपिल थियोयूरेसिल है जो कि एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं, जिससे ट्रीट कर पाएंगे। दी ड्रग इनहिबिट थायराइड पेरोक्सिडेज विच
सप्रेस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। मतलब कि ये जो हार्मोन है वो थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, जिससे क्या होगा, थायराइड जो हार्मोन का प्रोडक्शन अत्यधिक हो रहा है तो वो जो है उसको सप्रेस कर पाएंगी। मैंने बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज सिक्रीशन होता है, मतलब कि सिक्रीशन लेवल जो होता है हार्मोन T3 या T4 का ज्यादा हो जाता है, एक मात्रा होती है नॉर्मल उससे ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब थायराइड पेरोक्सीडेज को रोकेंगी तो एक क्रिया होती है जिसके कारण थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, तो उसको भी सप्रेस कर पाएंगे। ये ड्रग का ये काम रहेगा, ये मैकेनिज्म रहेगा। फिर इंस्टेड ऑफ सेपरेट डेली डोजेज ऑफ प्रोपिलथियोयूरेसिल अ सिंगल डेली डोज ऑफ मेथिमाजोल शुड बी एडमिनिस्ट्रेड। मतलब कि प्रोपिलथियोयूरेसिल की अलग अलग दैनिक खुराक के अतिरिक्त मेथिमाजोल की एक दैनिक खुराक दी जानी चाहिए। इसमें यह भी बताया है कि दो ड्रग्स हैं, एक प्रोपिलथियोयूरेसिल जो कि अलग अलग दैनिक दिनों में खुराक ली जाती हैं, और उसकी जगह पर एक ये मेथिमाजोल है जो कि सिंगल डेली यूज एक दवा ली जाती है रेगुलर। फोर्थ पॉइंट है आपका क्लिनिकल पैरामीटर डिटेक्ट द कर्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ये जो थायराइड की ट्रीटमेंट को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड जब रहती है ये श्रिंक हो जाती है, ये जब दवाएं हम देते हैं तो इसके बाद ये थायराइड ग्लैंड जो होती है श्रिंक हो जाती है। ट्रीटमेंट इज सस्टेन्ड टिल द पेशेंट अचीव क्लिनिकल यूथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट तब तक चलता है जब तक पेशेंट जो है अचीव नहीं कर पाता है क्लिनिकल यूथायरॉयडिज्म। इट रेंज फ्रॉम 3 मंथ टू 2 ईयर। ये यूथायरॉयडिज्म प्राप्त करने के लिए जो है 3 मंथ से 2 साल तक इसकी अवधि है, तब तक ये चलता है ट्रीटमेंट। इफ यूथायरॉयडिज्म अनमैनेज विदाउट थेरेपी रेडिएशन और सर्जरी में भी डिटेक्टेड। जब मैनेज नहीं कर पाते हैं, मतलब कि एक असहनीय पेन हो जाता है या असहनीय यूथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आते हैं, तब क्या होता है, रेडिएशन या सर्जरी के लिए इंडिकेट करता है कि तब ये सर्जरी या रेडिएशन के लिए जाया जाता है। अगला स्टेप यही रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन कैन बी मैनेज्ड विद प्रोपेनॉल अ बीटा एडर्जिक इनहिबिटर। ये हाइपोथायरॉयडिज्म पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन के जब सिम्टम आते हैं तो उसको हम ट्रीट करते हैं प्रोपेनोलॉल से। प्रोपेनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है, और उससे हम हाइपोथायरॉयडिज्म पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन को ट्रीट करते हैं। जो कि प्रोपेनोलॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीटा ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है, ठीक वही चीज यहाँ यूज की गई है। इट प्रिवेंट पेरिफेरल T4 T3 कन्वर्जन। ये जो है T3 टू T4 टू T3 में कन्वर्जन को ये रोकता है। ये कौन सी ड्रग है, प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल एक बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग है जो कि T4 से T3 में कन्वर्जन को रोकता है। इट एलिमिनेट सिम्टम्स ऑफ टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया मतलब कि इंक्रीज हार्ट रेट को ये इंक्रीज एलिमिनेट करता है, मतलब कि रिड्यूस करता है। और ट्रीमर जैसे कि कपकपी होना, ठीक है, एक्सेसिव परसेप्शन होना, या फिर एनक्जियोनेस मतलब कि अत्यधिक पसीना या अत्यधिक चिंता होना, इस ये जब सिम्टम रहते हैं उनको एलिमिनेट करता है या उनको रिड्यूस करता है ये जो ड्रग रहती है प्रोपेनोलॉल। इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हाइपरथायरॉइड सिम्टम्स टिल द एंटीथायरॉइड मेडिकेशन और रेडियो आयोडीन बिकम इफेक्टिव। यह जो है हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स को रिलीफ करता है, तब तक राहत देता है जब तक एंटीथायरॉइड दवाएं या रेडियो आयोडीन जो है प्रभावी नहीं हो जाती हैं। मतलब कि ये जो प्रोपेनोलॉल है एक ऐसी ड्रग है जब तब हम देते हैं जब जैसे कि हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम दिखने लगते हैं, तब ये ड्रग देते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक कि रेडियो आयोडीन या कह ले कि एंटीथायरॉइड जो मेडिकेशन है वो जब तक प्रभावी नहीं होती तब तक ये इससे उपचार करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा T4 से T3 में कन्वर्जन जो है वो कौन रोक रहा था, प्रोपेनोलॉल ड्रग है, वो इनहिबिट कर रहा था कन्वर्जन होने से, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं टू इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। वो भी ड्रग डॉक्टर या कोई फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, किस लिए, इनहिबिट करने के लिए, T4 से T3 में कन्वर्जन होने के लिए। क्योंकि T3 जब है, T3 मैंने अभी पहले ही बता रखा था कि T3 या T4 हार्मोन की अत्यधिक मात्रा या अत्यधिक क्वांटिटी होने के कारण ही हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज होती है। तो वही ये ड्रग का काम है कि ये जो है ग्लूकोकार्टिकोइड्स जो हैं इसको T3 बनने से रोकती हैं या फिर T4 को T3 से कन्वर्जन होने से रोकती हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन का क्या कार्य है, इट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू लिमिटिंग थायराइड हार्मोन रिलीज। ये जो है थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं और तो और इनहिबिट करते हैं थायराइड हार्मोन के रिलीज होने से।
क्योंकि हम हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में पहले ही बात मैंने जान ली कि उसमें जो है क्या किसकी क्वांटिटी बढ़ती है, थायराइड हार्मोन्स की या T3 या T4 हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ती है। तो हमको क्या है उस हार्मोन्स को रोकना है बढ़ने से, ठीक है। तो इसीलिए हम ये दवाएं लेंगे जो जिससे हम उस हार्मोन्स को ट्रीट कर पाए या उस हार्मोन को हम रोक पाए बढ़ने से, उसकी मात्रा बढ़ने से रोक पाए। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन है जो कि डिस्ट्रॉय करती है थायराइड टिश्यू को, जो कि लिमिट करेगी थायराइड हार्मोन के रिलीज को। फिर इट डोजेज इट इज केयरफुली मेंशन मॉनिटर टू अवॉइड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये जो डोज हैं ये मॉनिटर किए जाते हैं अवॉइड करने के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म को जो है सिम्टम है उसको रोकने के लिए केयरफुली मॉनिटर किए जाते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ थियोमाइड्स इज टू ऑबटेन अ लॉन्ग टर्म रिमिशन। मतलब कि थायोमाइड्स का मुख्य लाभ जो है लंबे समय में प्राप्त होता है। द मेन ड्रॉबैक इज द इट दैट इट माइट कॉज लाइफ लॉन्ग हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका एक बहुत ही मुख्य दोष कह लें कि एक डिसएडवांटेज कह लें या ड्रॉबैक कह लें इस दवा की कि इससे जो है लंबे समय तक या क्रोनिक कह लें क्रोनिक हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज होता है। मतलब कि अगर हम यही चीज कर रहे हैं कि T3 हार्मोन को हम बंद करने से रोक रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जो ये हार्मोन जो है एक अत्यधिक मात्रा में कम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ बताया कि एक ड्रॉबैक भी है इसका कि ये एक डिसएडवांटेज भी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकारी या कह लें कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है आपको ग्रस्त कर पाएगी पेशेंट को। जो पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का था उसको फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का भी सिम्टम दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है हाइपरथायरॉयडिज्म, और हम इससे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़े थे, फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हम लोगों ने इस तरह क्लियर कर लिया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई भी डाउट रह रहे हैं तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।